कार्यपालिका के सदस्य में कौन सदस्य आते हैं? पहले तो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास अपनी अपनी मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, वह सभी अंततः किसके सदस्य हैं? कार्यपालिका के। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? इसके अलावा सीएम है ना, वो भी कार्यपालिका के सदस्य हैं। उन्होंने जो स्टेट लेवल पे मंत्रिपरिषद बनाई हुई है वह भी कार्यपालिका है। ठीक है, प्रशासनिक शब्द जो है ना, इस तरह से नहीं बोल सकते। प्रशासनिक सामान्य तौर पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, शासन और प्रशासन में, अच्छा ऐसे सामने और पीछे अब आ रहा है, अच्छा बड़ा हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, सही कर, ठीक है सही आ रहा है, ठीक। अब बताओ, बहुत सिंपल सी बात, शासन प्रशासन की ऐसी कोई सीमा रेखा डिवाइडेड नहीं है। नॉर्मली सामान्य तौर पर, सामान्य भाषा में प्रशासन तब बोलते हैं जब, समझ रहे हो, शासन के अंदर यानी कि सरकार के अंदर में कुछ अधिकारी लोग अपॉइंटेड होते हैं जो सरकार का काम लागू करवा सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पर या गांव क्षेत्र में। क्या मेरी बात सुन रही? या सचिवालय में भी वैसे प्रशासन हो सकता है। सचिवालय में जो अधिकारी बैठकर नियम कानून लिख रहे हैं, ठीक है, वो सब प्रशासनिक अधिकारियों में आते हैं, वो सब प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, और कोई परेशानी इसमें? बहुत कंफ्यूज मत हो। और कुछ है तो बताओ। ये ऐसे कोई बात नहीं है कि जिसे तुम याद रखो या कहीं पर किसी भी तरह से एग्जाम में आने की कोई संभावना। और कुछ बताओ, और कुछ पढ़ा वढ़ा? कल कुछ लिखवाया था, कुछ पढ़ा? कल लिखवाया थोड़ा कम था ना, आज लिखवाएंगे थोड़ा सा। कल लिखा काफी कम था हम लोगों ने, लेकिन समझाया थोड़ा सा, आज लिखते हैं थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे तुम लोग का कहाँ गायब हो गया? अभी थे, चलो सारे ठीक है। संविधान के बारे में कुछ बेसिक बातें कल हमने कर ली थी, ठीक है, वो समझ में आ गया था। तो कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो, ना केवल, लिख दीजिए चाहिए तो संविधान की ओर कैसे लिख लीजिएगा पॉइंट, ऐसे बना कर। कल 4 पॉइंट लिखे थे ना, उसी के नीचे लिखिए, ना केवल संविधान एक संतुलित शक्तिशाली सरकार की मतलब सरकार के निर्माण का प्रावधान करता है। बहुत धीरे धीरे आते तुम लोग, आराम से, घर से जबरदस्ती भेजे आते ही जाओ। मालवीय रोड पे आराम से धीरे धीरे आते आने वाले बच्चे। लिखो, क्या लिखा? प्रावधान करता है, कॉमा, साथ ही साथ यह सरकार की संरचना उसके आकार कॉमा स्वरूप कॉमा उद्देश्य और शक्तियों के साथ साथ, सरकार की आकांक्षा नहीं, और शक्तियों की सीमा रेखा, और शक्तियों के साथ साथ शक्तियों की सीमा रेखा
शक्तियों की सीमा रेखा का निर्धारण भी करता है। ठीक है, एक सरकार जो बनाई जाएगी, वो बनाई क्यों जा रही है? क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाए जो कि लोगों द्वारा चुनी जाए। क्या मेरी बात समझ में? और उस सरकार की शक्तियां, उस सरकार की उत्पत्ति, उस सरकार की शक्तियां, उस सरकार के उद्देश्य, वह सब संविधान में लिखे हुए मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? उसकी शक्तियां, साथ ही साथ सीमा रेखा उसकी शक्तियों की, वह सब संविधान में लिखे हुए मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है? सरकार का स्वरूप, सरकार का आकार, प्रकार, संरचना। सरकार की संरचना का क्या मतलब हो गया? सरकार की संरचना का मतलब हो गया कि कई तरह की सरकार हो सकती है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सरकार होती है। क्या मेरी बात समझ? तो हमारे यहां किस प्रकार की सरकार रहेगी, उसकी क्या संरचना रहेगी, वह सब भी कहां से निर्देश मिल रहा होता है? संविधान से निर्देश मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, जैसे हमारे यहां संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकार होती है, जिसमें सरकार कुछ ऐसी होती है जिसके बारे में एक दिन बताया था, जिसमें विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से एकदम भिन्न है, एकदम अलग। इनके बीच में कोई परस्पर सीधा संबंध नहीं है, परोक्ष संबंध हो सकता है। परोक्ष संबंध, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है, उनका अपॉइंटमेंट अगर सरकार के अकॉर्डिंग हो रहा है, सरकार के दिशा निर्देश यानी कि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तब मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ? अदरवाइज कोई सीधा संबंध नहीं। पहली बात, क्या मेरी बात क्लियर है? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, वो कहां होगी? एक और पेन उठा लेते हैं, पीला पसंद है ना तुम लोग को? ये हो गई तुम्हारी कार्यपालिका। तो हमारी सरकार इस संरचना के आधार पर काम करेगी। इस संरचना का निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान। हमारी जो सरकार है वह इस संरचना के आधार पर काम करेगी। इसका निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? संसदीय व्यवस्था इसे बोलते हैं। या फिर किसी और देश का संविधान हो सकता है जहां अध्यक्षीय व्यवस्था हो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है? किस तरह की सरकार? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सीधी, साफ, स्पष्ट सीमा रेखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? ये पूरा ये तीनों अलग अलग है, साफ साफ अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमारे यहां इस तरह की सरकार रहेगी, इस तरह की सरकार नहीं रहेगी। इसका निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ना केवल हमारे सरकार की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे बनेगी, वह बात बताता है, साथ ही साथ संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का स्वरूप, आकार, संरचना कैसी होगी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सरकार में कितनी संख्या में कहां पर लोग होंगे, कितने चीफ जस्टिस होंगे? क्या मेरी बात क्लियर है? कितने यहां पर विधायिका में, संसद में कितने लोग होंगे? क्या मेरी बात समझ आ गई? तो यह सब आकार, प्रकार, स्वरूप, संख्या, यह सब कौन तय कर रहा है? संविधान तय कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आ गई? नोट करोगे? इसे बना लिया? अरे बना लो, बैठे हुए मेरे बनाने में पहले बना लिया करो। पहले कैसे बना लोगे?
ठीक है, जल्दी बनाओ। हमारी सरकार का डिजाइन क्या रहेगा, उसका आर्किटेक्चर है ना, क्या रहेगा, वह सब कुछ निर्धारित कौन कर रहा है, संविधान। ठीक है, आगे लिखोगे, इसे बना लिया, लिखो, अरे बनाओ भाई, जल्दी क्या कर रहे हो, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया, लिखना स्टार्ट करोगे अगली लाइन से। ना केवल संविधान, ना केवल संविधान, ना केवल संविधान सरकार को प्रदत्त, सरकार को प्रदत्त यानी कि दी गई, सरकार को प्रदत्त संप्रभु शक्तियों की, संप्रभु शक्तियों की सीमा रेखा तय करता है, सीमा रेखा तय करता है, साथ ही साथ, साथ ही साथ साथ ही साथ उन शक्तियों का उपयोग, उन शक्तियों का उपयोग किन तौर तरीकों से होगा, उन शक्तियों का उपयोग किन तौर तरीकों से होगा, उन शक्तियों का उपयोग किन तौर तरीकों से होगा, इसके लिए भी प्रावधान करता है। जैसा मैंने बोला, क्या सरकार किसी को अरेस्ट कर सकती है, क्या सरकार किसी की जान ले सकती है, ले सकती है। कैसे ले सकती है, विधि सम्मत तरीकों से, कानूनी तरीकों से। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या सरकार, क्या केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के पावर को, समझ रहे हो ना, क्या केंद्र की सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को पर अतिक्रमण कर सकती है, अपने अपने पास ले सकती है, नहीं ले सकती है, ले सकती है, लेकिन संविधान में ही दिए गए तौर तरीकों से। क्या मेरी बात क्लियर है। किसी को अरेस्ट करना है तो आर्टिकल 22 का उपयोग करके, अनुच्छेद 22 का उपयोग करके, केंद्र को राज्य की शक्तियों का क्षरण करना है तो आर्टिकल 356 का उपयोग करके, ऐसे में नहीं ले सकती है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सीमा रेखा जो तय है, साथ ही साथ जो भी शक्तियां प्रदत्त है वो अप्लाई कैसे होंगी, वो लागू कैसे की जाएंगी, वो सरकार किन तौर तरीकों का उपयोग करके उन शक्तियों का उपयोग करेगा, है ना, वह सब तौर तरीके भी संविधान में दिए गए, प्रॉपरली दिए गए। क्या मेरी बात क्लियर है। लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, में प्रदत्त, प्रदत्त समझते हो ना, दी गई, लिख दूं मैं, भाई तुम लोग की हिंदी मुझसे स्ट्रांग है, मैं लिखने में कुछ गलती हो सकती है। प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके किसी अपराधी को अपराध करने से पहले ही
बंदी बना सकती है। अनुच्छेद 22 की शक्तियों का उपयोग करके किसी अपराधी को अपराध करने से पहले ही बंदी बना सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक और उदाहरण लिख लो, अनुच्छेद 356। देखो, सामान्यता 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 केंद्र सरकार, या शॉर्ट में लिख लो केंद्र, केवल लिख लो केंद्र, सामान्यता केंद्र राज्य की शक्तियों का या राज्य सरकार की शक्तियों का हरण नहीं कर सकता है, राज्य की शक्तियों का हरण नहीं कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 में आपातकाल की स्थिति में केंद्र ऐसा कर सकता है, या केंद्रीय सरकार ऐसा कर सकती है। केंद्रीय सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है, नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट से अलग है, विषय अलग है कानून बनाने के। मेरी बात सुन रहे, यानी कि स्टेट के सब्जेक्ट्स में सेंटर सामान्य तौर पर कानून नहीं बना सकता, लेकिन अगर आर्टिकल 356 लग गया है, वहां प्रेसिडेंट रूल लग गया, मेरी बात राष्ट्रपति शासन लग गया, आपातकाल की स्थिति है, तो ऐसे में के राज्य के जो विषय है उन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो शक्तियों का उपयोग, और उन शक्तियों का उपयोग होगा कैसे? मेरी बात सुन रहे, शक्तियां है क्या, इसके अलावा शक्तियों की सीमा रेखा, साथ ही साथ उन शक्तियों का उपयोग करने का तौर तरीका, है ना, यह तीनों चीजें संविधान में दी गई। क्या मेरी बात सुनने आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक और लाइन लिखोगे, लिखो, लिखिए, संक्षेप में संविधान न केवल किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, साथ ही साथ देश में पहले से उपस्थित या पूर्व उपस्थित कानून, नियम, देश में पूर्व उपस्थित कानून, नियम, सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, विश्वास, जो संविधान के सिद्धांतों और नियमों की अवहेलना ना करते हो,
वही देश में मान्य रह जाएंगे, वही देश में मान्य रह जाएंगे या वैध रह जाएंगे, वही देश में मान्य या वैध रह जाएंगे। क्या मतलब हुआ? बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईपीसी तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत फेमस था। इंडियन पीनल कोड 377, नाम सुना है? भारतीय संदंड संहिता 377। बताओ कोई क्या क्या होता है? सुना है कभी? न्यूज में तो सुना होगा। समलैंगिकता, सेक्शन 377 समलैंगिकता को अपराध के रूप में मानता था। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ रहे हो ना? आईपीसी 377 जो है वो अंग्रेजों के समय लिखा गया कानून था। 1870 1870 का कानून है। क्या मेरी बात क्लियर है? और वह उसमें जो धारा 377 लिखी हुई थी वह समलैंगिकता को क्या मानती थी? अपराध मानती थी। ठीक है, लेकिन हमारे देश के संविधान और उसे इंटरप्रेट करने वाले, उसे समझने वाले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि समलैंगिकता एक तरह की लैंगिक अभिव्यक्ति है। क्या मेरी बात क्लियर है? और अभिव्यक्ति खुद को व्यक्त करने का माध्यम, किसी भी तरह उस पर रोक नहीं लगा सकते। इसीलिए क्योंकि 377 हमारे दिए गए संविधान के सिद्धांतों और संविधान के नियमों पर खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए आगे चलकर 50 60 70 साल बाद उसे कैंसिल कर दिया गया, इसे स्थगित कर दिया, खत्म कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं दोबारा बताऊं, समझ में आ गया? समझ में आ गया? वही नियम कंटिन्यू करेंगे जो संविधान के साथ मैच करे। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे कोई नियम कंटिन्यू नहीं कर सकते जिसमें संविधान में कुछ और लिखा हुआ है और नियम कुछ और चल रहा है, या जो संविधान के सिद्धांतों को फॉलो ना कर रहे हो या संविधान के नियमों की अवहेलना कर रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान के बराबर सब लोग बराबर है, संविधान के अनुसार सब लोग बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन पहले जो सरकारी फॉर्म आते थे उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन होता था, अदर जेंडर का ऑप्शन ही नहीं है, थर्ड जेंडर का ऑप्शन ही नहीं है। समाज में कितने सारे लोग थर्ड जेंडर क्रिमिनल समुदाय से हैं? क्या मेरी बात समझ? या उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इस बात का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, क्योंकि लिंग के आधार पर भेद संविधान नहीं करता, यानी कि सरकार भी लिंग के आधार पर भेद नहीं कर सकती, इसलिए सारे सरकारी फॉर्म में एक और ऑप्शन होना चाहिए, थर्ड जेंडर का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही? तो देश के बाद सारे कानून, देश के बाद सारे नियम, सारी सामाजिक परंपराएं जो संविधान के साथ मैच नहीं करेंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो मान्य नहीं होंगे, वो अवैध साबित हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बरसों पुरानी परंपरा थी, शबरीमाला में लड़कियों को अलाउड नहीं था। शबरीमाला एक मंदिर है, वहां औरतों को जाना अलाउड नहीं था, औरतों को अपवित्र समझा जाता था, या जो भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? औरतों ने लड़ाई लड़ी, मूवमेंट चलाया, आंदोलन किया, और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से सबरीमाला के दरवाजे औरतों के लिए भी खोल दिए गए, महिलाओं के लिए खोल दिए गए। क्या मेरी बात समझ? क्यों खोल दिए गए? या तो सामाजिक परंपरा थी, पहले चली आ रही थी, क्यों खोल दिए गए? क्योंकि संविधान देता है सब बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? और यह मान्यता इस सिद्धांत पर काम कर रही थी कि सब बराबर नहीं है, पुरुष अलग वर्ग और महिलाएं अलग वर्ग है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? इन दोनों के अधिकार, इन दोनों के समझ, दोनों के अधिकार, दोनों की शक्तियां या दोनों की जो नागरिकता वो अलग अलग तरह की नागरिकता, लोग अलग अलग तरह के, है ना। धार्मिक मामलों में दोनों का वर्गीकरण अलग अलग तरह का, दोनों का अधिकार अलग अलग तरह के, इसलिए महिलाओं को वर्जित बहुत सारी जगह जाना था, लेकिन अब लगातार मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, महिलाओं को वहां पर जगह जाने के लिए मिल रही है। क्या मेरी बात समझ? जस्ट बिकॉज क्योंकि कोई महिला है, कोई स्त्री है, मेरी बात समझ, इसलिए केवल उसे कहीं जाने की पाबंदी नहीं लग सकती, क्योंकि संविधान इस पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 14 बोलता है सबके लिए सब बराबर है। अनुच्छेद 14, 15 क्या बोलते हैं कि लैंगिक आधार पर किसी तरह की असमानता नहीं हो सकती, न भाषा के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धार्मिक आधार पर, न संस्कृति के आधार पर, न नस्ल के आधार पर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो, ठीक है। तो जहां भी इस तरह का भेदभाव पाया जाएगा, क्योंकि संविधान ऐसी जायज नहीं होता है, इसलिए उस सामाजिक मान्यता को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर किसी तरह का व्यवहार उत्पन्न किया जा रहा है लोगों द्वारा, तो सरकार के पास
और तौर तरीके हैं, पुलिस बल है। क्या मेरी बात क्लियर? संविधान में लिख दिया कि छुआछूत नहीं प्रैक्टिस करनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? संविधान में लिख दिया छुआछूत नहीं प्रैक्टिस करनी, छुआछूत प्रैक्टिस करना गलत है। अब अगर किसी गांव में, किसी जगह पर, किसी मंदिर में, किसी भी जगह पर अगर यह छुआछूत प्रैक्टिस हो रही होगी, कहीं ऐसी प्रैक्टिस हो रही होगी कि किसी खास कुएं से किसी खास वर्ग के लोगों को पानी निकालने की अनुमति नहीं होगी, मेरी बात समझ आई? तो यह एक सामाजिक परंपरा थी जो संविधान के साथ मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि यह सामाजिक परंपरा समाज के साथ, संविधान के साथ मैच नहीं कर रही थी, इसलिए ध्वस्त कर दी जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? वही सामाजिक परंपराएं, वही सामाजिक मान्यताएं, वही धार्मिक मान्यताएं, समझ रहे हो ना, वही नियम, वही कानून चल सकते हैं समाज में जिनकी अनुमति संविधान देता हो। और अगर संविधान अनुमति नहीं दे रहा है अलग से, तो वह नियम कानून ऐसे हो जिससे संविधान में दिए गए सिद्धांतों की, संविधान के मूल उद्देश्यों की, संविधान में दिए गए नियम कानूनों की किसी भी तरह से अवहेलना ना होती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अरे बोलो, नहीं समझा? सती प्रथा कितनी साल की थी? चाइल्ड मैरिज, अभी अगर 60-70 साल पहले वाले भारत में पैदा हुए होते ना, अभी यहाँ सब लोग अपने एक एक बेबी को ला रहे होते साथ में पढ़ने के लिए, समझा? गप्पू हप्पू को संभाल रहे होते तुम लोग। मेरी बात समझाई? चुप हो जाओ कर रहे होते, पढ़ाई ना कर रहे होते, समझा? मेरी बात समझाई? क्योंकि सामान्य शादी की एज आज के 60-70 साल पहले कितनी थी? 17 साल, 16 साल, 15 साल, समझा रहे? 20 साल में तो बेटा मतलब 22-25 साल के हो गए तो तुम्हारे बच्चों के बच्चों की शादी देखी जा रही होती। क्या मेरी बात समझ? उनकी भी शादियों की शादियां शुरू हो गई होती। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक कुप्रथा थी जो प्रैक्टिस की जा रही थी। मेरी बात समझ? इसी तरह बहुत सारे चाइल्ड, बहुत सारे बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग फ्री में काम कर रहे थे, समझ रहा हो ना? दास प्रथा, हालांकि दास प्रथा अपने यहां नहीं जगह वो हुई है, लेकिन बेगार प्रथा अपने यहां भी चल रही थी, जहां पर किसी के पुरखों ने कुछ लोन लिया है और उसकी एवज में लोग आज भी उनके गांव में काम कर रहे हैं, उनके खेतों में काम कर रहे हैं, है ना? बधुआ मजदूरी। क्या मेरी बात की? बधुआ प्रथा, यह सब कैंसिल क्यों हो गया? आखिर क्यों अब चाइल्ड मैरिज नहीं होती? क्योंकि चाइल्ड मैरिज की इजाजत संविधान के निहित कानून नहीं देते हैं। आज बधुआ मजदूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि बधुआ मजदूर अब नहीं होने चाहिए, किसी को आप बांध के नहीं रख सकते, बॉन्डेड लेबर इज ए क्राइम। क्या मेरी बात क्लियर है? आज फैक्ट्रियों में छोटे बच्चों को क्यों निकाला जा रहा है या क्यों बच्चों को निकालकर स्कूल भेजा जा रहा है? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ? तो वही सामाजिक मान्यताएं, वही सामाजिक परंपराएं, वही पूर्व निर्मित कानून भी, इवन पूर्व निर्मित कानून, अगर संविधान के पहले कोई कानून रहा होगा, समझ जाओ ना, जिसे पूरा देश सही मानकर प्रैक्टिस कर रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, वह भी प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता अगर वह संविधान के अंदर या संविधान की किसी सिद्धांत से मैच नहीं खाता है, अगर संविधान की उद्देश्य के या मूल भावना के खिलाफ है या अवहेलना कर रहा है किसी नियम की। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ आई? इससे कितनी सारी चीजें, संथारा एक प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस की जाती है संथारा, सुना संथारा? नहीं सुना है? सुना है ना? संथारा नहीं सुना? संथारा में क्या होता है कि जैनिज्म में, है ना, जो कम उम्र के भी और ज्यादा उम्र के भी लोग जो है समाधि ले लेते हैं। उनके समाधि लेने का तरीका क्या होता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, बैकवर्ड में भटकेंगे, इसे बोलते हैं संथारा। मेरी बात समझ आई? अब छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, 10 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे क्या पता कि संथारा क्या होता है? घर वाले जबरदस्ती मोटिवेट करके संथारा करवा दे रहे हैं। मेरी बात समझ? हालांकि धार्मिक आजादी है हमारे यहां, लेकिन फिर भी यह संविधान में लिखित कानून के खिलाफ है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। बहुत सारी जगह पर विधवाओं के साथ बहुत बुरा सलूक होता है, बहुत सारी जगह पर महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यह सब समता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर इसके लिए कोई नियम कायदा बना हुआ है ना, तो क्योंकि वह संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं है, तो ऐसे सारे नियम और कायदे तोड़ दिए जाएंगे, ध्वस्त कर दिए जाएंगे। अगर कोई ध्वस्त नहीं करने दे रहा है तो उसमें आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वही कायदे,
वही मान्यताएं, वही परंपराएं, समझ रहा हो ना, वही कानून, वही नियम किसी भी समाज में प्रैक्टिस किए जाएंगे जिसकी अनुमति संविधान देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बड़े लिखित कानून, 370 लिखित कानून था। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह की बहुत सारी चीजें लिखित कानून, लेकिन अगर संविधान उनकी मान्यता नहीं दे रहा है तो आगे चलकर जब इसमें बहस होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसे कैंसिल कर देगा, हटाओ, इस संविधान के खिलाफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, नहीं समझ आई बात? आ गया? नोट करोगे? अच्छा नोट तो कर लिया ना? लिख दो। फॉर एग्जाम्पल क्या नोट किया? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिख लो, छुआछूत का, छुआछूत ऐसे वैसे छुआछूत लिख लो ना, छुआछूत, छुआछूत। दूसरा लिख लो संथारा। तीसरा लिख लो सेक्शन 377, धारा 377 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। ठीक है। चौथा लिख लो शबरीमाला, शबरीमाला इंसिडेंट, शबरीमाला का केस। ये मतलब छोटे छोटे में लिखवा रहा हूं, लेकिन याद रखना कि यह सब एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ कि यह सब कानून थे, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस किए जा रहे थे। आज के टाइम पे प्रैक्टिस क्यों नहीं किए जा रहे? क्योंकि संवैधानिक मान्यता उनके साथ नहीं थी। बताया था शबरीमाला एक मंदिर था जहां पर विमेंस का जाना, महिलाओं का जाना अलाउड नहीं था। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके खिलाफ देशव्यापी मूवमेंट चला, आंदोलन चला और अंततः महिलाओं को जीत मिली, है ना। और अब महिलाओं को उस मंदिर में जाने दिया जाता है, बराबरी का नागरिक समझा गया, बराबरी का इंसान समझा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लिख लो शबरीमाला इंसिडेंट, शबरीमाला केस लिख देना, शबरीमाला केस। ठीक है। और कौन सा लिखोगे? अभी रिसेंटली एक हुआ था ट्रिपल तलाक, 3 तलाक होता है। अरे 3 तलाक एक धार्मिक मुद्दा था। क्या होता तलाक? 3 तलाक स्टैंड। मैगी खाओ, मैगी नहीं खाओ, नहीं खा, बनने में कितना मिनट, क्या एडवर्टाइजमेंट क्या आता है, कितना मिनट लगता है? 2 मिनट। उससे पहले तलाक, 2 मिनट की मैगी रहा, इससे पहले तलाक हो जाएगा इतने आराम से। बस 3 बार बोलना है तलाक तलाक तलाक, बस हो गया। क्या मेरी बात? इंस्टेंट एकदम। ठीक है। तो वह तलाक की जो प्रक्रिया है वो इतने इंस्टेंट, इतनी जल्दी, एक धार्मिक प्रावधान था इस्लाम में, है ना, जो कि जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं के हित या उनके अधिकार कम हो गए थे, कम किए जा रहे थे। एलिमोनी की डिमांड नहीं कर पा रहे थे। एलिमोनी यानी कि मैरिज जब खत्म हो रही है तो उनके भरण पोषण कितना, क्या हिसाब किताब रहेगा, उसके बारे में बात नहीं हो पा रही। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर बच्चे हैं उनके साथ तो वो कैसे पलेंगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। सीधे तलाक डिसाइड हो जा रहा है कि आज हम 2004 में देखेंगे। मेरी बात सुन? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसकी वजह से क्या मुस्लिम महिलाओं का समता का अधिकार, अच्छे जीवन का अधिकार नहीं छीना जा रहा था? छीना जा रहा था, जिसकी वजह से सरकार प्रावधान ले इसे कैंसिल कर दी। ट्रिपल तलाक एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, यानी कि ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि इस तरह का तलाक अब नहीं ले सकते। नहीं समझे बात? समझ गए ना? क्यों किया गया? क्योंकि संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक नियम के अनुसार यह गलत है और लोगों का हित अधिकार कम हो जा रहा है ना। इसमें महिलाओं की, इसकी वजह से महिलाओं की स्थिति 2 दर्जे की हो गई है। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है। और क्या लिखवा दूं? सभी प्रथा भी लिख लो, सभी प्रथा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, सभी प्रथा, है ना। सभी प्रथा खत्म हो गई है, अब उल्टा नीले ड्रम की प्रथा आ गई है, ठान लिया जा रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बदला ले रहे। हाँ, अच्छी बात तो नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। सती प्रथा, ठीक है, पहले प्रैक्टिस हो रही थी। मेरी बात सुनो, अंग्रेजों ने कहा, पता है अंग्रेजों के 1857 की क्रांति, है ना, का एक और कारण था अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, क्योंकि उन्होंने, उनके अनुसार
कुछ धार्मिक विडंबनाएं चल रही थी इस तरह की देश में, और जब उन्होंने इसके प्रति कानून लाया तो लोग उनसे और भड़क गए कि हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ? अंग्रेज मतलब कुछ सीधा, कुछ लोग होते नहीं, कुछ अच्छा करने आ रहे तो भी बुरा करके आते हैं। फूफा के पास गए तो पकौड़ी लेकर, फूफा फिर भी मुझे पकौड़ी कहे, अरे नमक ही डाल के लाओ, उनका साथ खराब कर दिया, ये जला दिया मेरा। मेरी बात समझ? तो कुछ अच्छा भी करने आए। मेरी बात समझ? कुछ धार्मिक प्रावधान चेंज करने की उन्होंने कोशिश की कि सती प्रथा को बैन कर दिया, क्योंकि एक अच्छी परंपरा नहीं है। जब उन्होंने बैन करने की कोशिश की तो उस समय आप परंपरा अपने चरम पर चल रही थी। मेरी बात समझ? हिंदुओं को लगेगा कि हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तब सती प्रथा प्रैक्टिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं प्रैक्टिस हो सकती? क्योंकि महिलाओं का और पुरुषों का समान अधिकार है। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लेते सती प्रथा का एग्जाम्पल। सती प्रथा यानी कि सती प्रथा बैन हो गया ना, सती प्रथा का बैन होना। ठीक है, और क्या लिखोगे? चाइल्ड मैरिज क्या बोलते हैं? बाल विवाह। ठीक है, ठीक है, चलो बाल विवाह चल रही है कि बंद हो गई? बंद हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ हो सकते हो? चाइल्ड लेबर लिखो। बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, हाँ, बगुआ मजदूरी लिखो, बगुआ मजदूरी। इसके आगे बगुआ मजदूरी। इनमें से कुछ चीजें हैं, इनमें से कुछ चीजें कौन खत्म कर गए थे? अंग्रेज भी खत्म करने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन सामाजिक परंपराओं के रूप में बहुत सारी चीजें चल रही थी। मेरी बात समझ? लेकिन अब एकदम नहीं चल सकती। पहले चाय के बागान जो असम में थे, उसमें अंग्रेजी अफसर का काम करते करते पता नहीं कितने भारतीय मजदूरों को डेथ हो जाती थी, पता नहीं चलता था, क्योंकि उसे 16 घंटे 15 घंटे 14 घंटे काम मिल जा रहा है। समझ रहे हो ना? क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब देश में लेबर लॉज है, मजदूरों के अपने कानून है, 6-8 घंटे का काम कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा पगार मिलेगा। अगर आपको संडे काम करना पड़े संडे का पगार मिलेगा उसका। क्या मेरी बात क्लियर है? यह सब कैसे आता है? क्योंकि संविधान उनके पीछे खड़ा हुआ है। यह सब नए कानून कैसे आता है? क्योंकि संविधान पीछे खड़ा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसा कोई भी सामाजिक परंपरा या सामाजिक कानून या पूर्व निर्मित कानून चल नहीं सकेगा समाज में जो संविधान की अवहेलना कर रहा है, जो संविधान के सिद्धांतों और नियमों के खिलाफ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, इतना क्लियर हो गया? चलो आगे नोट करो जल्दी से। देखो, इतना लिख लिया ना? देखो ये संविधान, संविधान संविधान के की एक अपनी विशेष विशेष वैधानिक विशेष वैधानिक पवित्रता है। पवित्रता, पवित्रता नहीं समझते हो? वैधानिक पवित्रता। और इसके सिद्धांतों और मूल्यों में बदलाव, और इसके सिद्धांतों और मूल्यों में बदलाव, और मूल्यों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। हालांकि हालांकि अनुच्छेद 368, हालांकि अनुच्छेद 368 सरकार को, संसद को लिखना, संसद को संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 368 संवैधानिक
प्रावधानों में सीमित बदलाव की शक्ति प्रदान करता है, सीमित बदलाव की शक्ति प्रदान करता है। वो तो दूसरी कहानी है, वो दोबारा सुनाऊंगा। आर्टिकल 368 की जब हम बात करेंगे तो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, मूल भावना के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जब आप केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, अभी उतने डीप में हम नहीं जा रहे। ठीक है, अगर पढ़ चुके हो पहले से, थोड़ा सा आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ेंगे। अभी मेन चीज हम देख रहे हैं, जो मैंने बोला, बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है, एकदम पवित्र दस्तावेज। पवित्र दस्तावेज क्या होते हैं? घर में कोई पूजा पाठ की जगह है तो ऐसे ही चले आते हैं, ऐसे बिना हाथ पैर धोए, या ऐसे ही नहाए नहीं 4 दिन से, नाली में चला गया था पैर, हाँ बोलो, ऐसे ही छूलोगे? खाना खाए, मुंह में दाल लगा हुआ, पूरा आंख में दाल निकल रहा है, जाके छू लिए, ऐसा करोगे? क्यों नहीं ऐसा करोगे? क्योंकि उसे हम क्या मानते हैं? पवित्र जगह मानते हैं। तो उसे छूने से पहले 100 बार सोचते हैं, मम्मी डांटेंगी, पापा छड़ी मारेंगे, या भगवान ही वहीं से देख लेंगे, हमें वहां यहां श्राप खींच के मारेंगे। पेपर के पहले सतर्क रहना। मेरी बात सुनाई? भगवान के ईगो को हर्ट नहीं करना। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हाथ बिना धुले पैर छू लिए, रामायण महाभारत के पैर छू लिए, दूर दराज एकदम दूर से समझते करना, हाथ पूरा एकदम डिटॉल से हाथ धुल के सैनिटाइज करके तभी पैर छूना। मेरी बात समझ में? एकदम साफ सुथरे तरीके से। अगर नहाए नहीं हो तो कतई पूजा के घर में या उसके आसपास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक इसी तरह ये जो चीजें सिखाते हैं, ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, ये तो घर वाले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूजा घर की अपनी एक पवित्रता है, अपना एक नियम। उसमें ग्रंथों को तुम जाके ऐसे ही नहीं उलट-पलट कर सकते। क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, साफ सफाई भी करनी होगी तो उठाओगे भगवान को तो कहीं अच्छी जगह रखोगे, ऐसे नहीं कचरे में डाल दिया फिर सब पॉलिश करके दोबारा रख दिया, ऐसा कर दोगे? ऐसे नहीं करते लोग। मेरी बात में, साफ जगह रखोगे, वो दोबारा साफ करोगे, फिर वहां पर स्थापित कर दोगे, ऐसा करते। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस जगह की अपनी एक पवित्रता है, अपना एक नियम है। ठीक इसी तरह संविधान की भी अपनी एक पवित्रता और अपना ही एक नियम। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई भी ऐसे संविधान को बदलाव नहीं कर सकता, संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। संविधान में जो निहित मूल्य, निहित आदर्श, निहित लक्ष्य है, उन्हें ऐसे ही बदला नहीं जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 368 सरकार को एक सीमा में ऐसी शक्तियां देता है जिससे वो संविधान के प्रावधानों को बदलाव कर सकती है, लेकिन वह बदलाव करते वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान की मूल प्रवृत्ति में किसी भी तरह से चेंज ना आए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ आई? सन 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संविधान में बदलाव करने का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 368 में। संविधान लिखने वालों ने खुद ही बोला है सरकार को, संसद को, कि आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन बदलाव करने का यह मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान ही बदल दो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि संविधान की अपनी एक पवित्रता है। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आई? इसी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए, इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि संविधान के मूल्य, निहित आदर्श, निहित लक्ष्य वैसे के वैसे बने रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? एक लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सिस्टम और एक वैदिक सिस्टम, वैदिक एज, वैदिक सिस्टम कंपेयर कर लेते जरा सा, थोड़ा सा। ठीक है, लोकतंत्र और वैदिक सिस्टम। इसमें सर्वोच्च लिखी किताब कौन सी है? गीता में, वेद। उसके बाद गीता बाद में आई है। कौन सी है? वेद। किसने लिखा है वेद? वाह, वेद व्यास ने लिखा है। हाँ सही है। हाँ, तब किसने लिखा है? वेद किसने लिखा है? वेद के रचनाकार कौन है? इतनी बड़ी कृति हिंदू धर्म की,
पता नहीं तुम्हें कौन है? वेद व्यास ने पुराण लिखे हैं बेवकूफों, ठीक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास ने लिखा है 18 पुराण। मेरी बात सुनना ही नहीं समझे बात? तो वेद किसने लिखा है? वैदिक सिस्टम में सर्वोच्च मानता वेद सबसे ऊपर है, पुराणों से ऊपर है। किसने लिखा है? हाँ, ऐसा बोलते हैं कि वेदों को स्वयं भगवान ने लिखा है, भगवान ने बोला है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेदों का उद्धरण भगवान ने किया, सबसे पहले भगवानों ने वेद को बनाया, या ग्रेट ऋषिज या गॉड्स। इट इज सेड कि जो महान ऋषि थे, एकदम ग्रेट सेजेस एंड गॉड्स हैव क्रिएटेड वेदास, इन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह से आप एक लोकतांत्रिक सिस्टम में या एक सरकार में या एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ऊपर क्या होता है? संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? और संविधान के एक लोकतंत्र में ऐसे ही बताओ, एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी क्या है? संविधान। लेकिन संविधान को लिखा किन लोगों ने? अरे लोकतंत्र में सबसे जरूरी लोक है, लोक यानी कि लोग। क्या मेरी बात सुन भाई? एक लोकतांत्रिक सरकार में सबसे जरूरी कौन है? लोग, ठीक है। तो जैसे जो वैल्यू, समझ रहा हो ना, जो वैल्यू, जो स्टेटस वैदिक सिस्टम में वेदा का और भगवान का है, वही लोकतांत्रिक सरकार में या लोकतांत्रिक देश में संविधान और लोगों का है। एक लोकतांत्रिक देश में लोग ही भगवान है, एक लोकतांत्रिक देश में संविधान ही वेदों के बराबर है, उसकी सर्वोच्चता है। जैसे वेदों को सर्वोच्च किताब कहते हैं हिंदू धर्म में, मेरी बात सुनाई। उसी तरह से वैधानिक फील्ड में, वैधानिक क्षेत्र में, या वैध बोल सकते हो लीगल एरिना में, है ना, या लोकतांत्रिक क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च किताब, सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली किताब, सबसे ज्यादा मूल्य किसका है? संविधान का। जैसे हिंदू धर्म में वेदा का, वैसे समझ रहे लोकतांत्रिक देश में संविधान का। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नोट करोगे इसमें, लिखो लिखो। जैसे समझ रहे हो ना, जैसे वैदिक सिस्टम में वेदों से ऊपर कोई किताब नहीं है, ठीक उसी तरह से एक लोकतांत्रिक देश में संविधान से ऊपर कोई किताब नहीं है, कोई बॉडी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? सबसे संविधान की सर्वोच्चता है। लिखो लिखो। एक संविधान, एक संविधान देश की सर्वोच्च शक्तिशाली, देश की सर्वोच्च शक्तिशाली इकाई है। ब्रैकेट में लिखना भारत, की हर जगह ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना भारत के सेंस में बात कर रहे हैं, हर जगह ऐसा नहीं है। संविधान देश की, संविधान देश ब्रैकेट में भारत की सर्वोच्च शक्तिशाली इकाई है, इकाई है। क्योंकि 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 इसकी शक्तियां और उनकी वैधता लोगों द्वारा दी जा रही है, लोगों द्वारा दी जा रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा हर एक जगह नहीं होता, इसलिए मैंने भारत लिखवा दिया। कुछ एक देश अभी मिलेंगे जब हम बात करेंगे, जहां पर संविधान ना ही लोगों ने लिखा है, ना ही संविधान सर्वोच्च है।
क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन एक देश जितना अच्छा लोकतंत्र होगा उतना ज्यादा लोगों की अथॉरिटी होगी, लोगों की सर्वोच्चता होगी, और जितना ज्यादा लोगों की सर्वोच्चता होगी, लोगों के द्वारा लिखे गए संविधान की भी उतनी सर्वोच्चता होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यह संविधान लिखा हुआ है ना, कौन लोग लिख रहे हैं? कल बताया था, हम भारत के लोग संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं। लिखने वाले लोग कौन है? खुद ही बोल रहे हैं, हम भारत के लोग हैं। मेरी बात सुन नहीं? यानी कि संविधान की सर्वोच्चता कौन निर्धारित कर रहा है? भारत के लोग। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे, लिखो, इतना क्लियर हो गया ना? इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक कंपेयर तुलनात्मक रूप में लिख सकते हो कि जैसे वैदिक सिस्टम में वेदा सबसे सीनियर किताब है, सबसे बड़ी किताब है, सबसे महान किताब मानी जाती है, वैसे लीगल सिस्टम में या लोकतंत्र में संविधान सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे वेदों के बारे में कहते हैं कि भगवान ने लिखा, वैसे ही संविधान को लोग लिख रहे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, संविधान ना केवल यह सारी चीजें कर रहा है जो बताया, इसके अलावा राज्य में और राज्य के नागरिकों में, सत्ता में और नागरिकों में आपस में संबंध कैसा रहेगा? मेरी बात समझाई? सत्ता में यानी कि राज्य में और नागरिकों के आपस के संबंध, उनका तालमेल कैसा रहेगा, उसकी भी विवेचना, उसका भी निर्देशन कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कैसे कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, संविधान ने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार लिखे। अब अगर कोई सरकार बार बार देश के नागरिकों के इन मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करके, उनका हरण करके अपने पास ले रही है, तो ऐसी दमनकारी सरकार को हटाने का प्रावधान भी संविधान में दिया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर लोग अपनी सरकार से निराश हैं, उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से खुश नहीं है, तो हर 5 साल में उसे बदल सकते हैं, है ना? वोटिंग करने का प्रावधान, इलेक्शन का, निर्वाचन का प्रावधान किसमें दिया हुआ है? संविधान में दिया हुआ। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो राज्य नागरिकों के साथ कैसे संबंध रखेगा? राज्य को निर्देश दिए संविधान ने कि राज्य को नागरिकों के हितों में किस तरह के कानून बनाने चाहिए। शायद पढ़ा होगा भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां पर संविधान निर्माता संविधान के थ्रू आने वाली सरकारों, आने वाली संसदों को डायरेक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस तरह से नए नियमों को बनाना है। आपके कानून इस तरह से होने चाहिए कि लोगों में समानता है। आपके कानून इस तरह से होने चाहिए कि भारत का रोल अंतर्राष्ट्रीय शांति में, समृद्धि में बना रहे। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपके कानून इस तरह से होना चाहिए कि वनों का अत्यधिक क्षरण ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस तरह के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए? क्योंकि यह संविधान निर्माताओं का एक संदेश था आने वाली सरकारों को कि आप जो भी कानून बनाए, जो भी अधिनियम बनाए, इन सब चीजों की जांच परख कर लें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब भी सरकार या संसद कोई कानून बनाएगी, ठीक है, या कोई कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो करते हुए बना रही है, उनका अनुसरण करते हुए बना रही है, तो अंततः किससे अपना संबंध सुधार रही है? नागरिकों से। क्या मेरी बात क्लियर है? तो राज्य के बीच में और राज्य और नागरिकों के बीच में जो संबंध होगा, उसका क्या तालमेल रहेगा? मेरी बात सुन रहे? वह भी कौन निर्धारित कर रहा है? संविधान। तो लिखोगे संविधान किसी राज्य और उसके नागरिकों के बीच के संबंध, संविधान राज्य और उसके नागरिकों के बीच के संबंध, उसके नागरिकों के बीच के संबंध कैसे रहेंगे
इसका भी दिशा निर्देश देता है, इसका भी दिशा निर्देश देता है। उदाहरण लिखोगे, इलेक्शन, चुनाव, चुनाव बार बार होते हैं ना, जहां पर नागरिक सरकार के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। एक तरह देखो, चुनाव क्या है समझो, चुनाव एक तरह से इंटरेक्शन है नागरिकों का और सरकार का। सरकार के काम पसंद नहीं है, हटा दिए सरकार को। क्या मेरी बात समझ आई? यह नागरिकों के बोलने का तरीका है, नागरिकों की अभिव्यक्ति है। चुनाव नागरिकों की अभिव्यक्ति है ना, कि वह आपकी सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो, देखो फॉर एग्जाम्पल चुनाव। दूसरा नोट करो, दूसरा नोट करो, सरकार के द्वारा निर्मित, दूसरा उसी में नोट करो, उदाहरण नहीं, सरकार के द्वारा निर्मित कानून और मौलिक अधिकारों पर उनका असर, और मौलिक अधिकारों पर उनका असर। सरकार ने कोई कानून बनाया, आपके मौलिक अधिकार गुम हो गए। ठीक है, लेट अस सपोज सरकार पर असर प्रभाव। ठीक है, सरकार ने कोई कानून बनाया, आपके मौलिक अधिकार कम हो गए। मेरी बात सुनाई? क्या यह एक इंटरेक्शन नहीं है? यह भी एक तरह से संवाद का तरीका है सरकार का। सरकार दमन कर रही है, सरकार आपके आवाज को ऐसे में दबाने की कोशिश कर रही है अगर वह आपके मूलभूत अधिकारों को हरण कर रही है। क्या मेरी बात सुनाई? अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को दिए गए मूलभूत अधिकारों का हरण कर रही है, तो क्या इसे एक दमनकारी नीति नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यह भी सरकार के संवाद का तरीका है कि तुम कुछ नहीं हो, हम तुम्हारी शक्तियां दे रहे हैं, हम ले लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सरकार के बीच में, नागरिकों के बीच में जो संबंध है उसका बैलेंस बना रहे, उसका संतुलन बना रहे, और यह संतुलन नागरिकों के पक्ष में रहे। मेरी बात नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह इसकी धारणा या इसकी पृष्ठभूमि संविधान लिखता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कि सरकार, सत्ता या राज्य और नागरिकों का बीच का संबंध जो है वो नागरिकों के पक्ष में रहे। राज्य कभी अपनी शक्तियों का अतिरेक उपयोग, अतिरेक दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को परेशान न करने लगे। भाई अरे आपने सरकार को बताया था ना, सरकार कितनी शक्तिशाली होती है। सरकार के पास मिलिट्री है, दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 की मिलिट्री हमारी है, आर्मी, नंबर में, संख्या बल के मामले में। और किसके इशारे पे काम कर रही है? समझा? निपटो की सरकार से, बहुत शक्तिशाली हो गए हो। सरकार के इशारे पर ये इतने सैनिक 10 लाख है जो भी है, मेरे उतने सारे पुलिस बल किसके इशारे पे काम कर रही है? ये कांस्टेबल ऑस्टेबल सब जगह लगे हुए हैं, किसके इशारे पे काम कर रही है? समझ जाओ ना। सरकार को जो 5 साल के लिए वोटिंग करते हो, जो बूस्टर इंजेक्शन लगाते हो, उससे सरकार खूब बलशाली हो गई है, तुम्ही को पटक के मार लगे। मेरी बात समझ आ रहा है? तो इस अति शक्तिशाली सरकार से नागरिकों की सुरक्षा कैसी की जाए, यह भी किसका उत्तरदायित्व है? संविधान का। क्या मेरी बात क्लियर है? कि सरकार शक्तिशाली होते होते, बॉडी बिल्डिंग करते करते इतनी बॉडी ना बिल्ड कर ले कि लोगों को भी पटक के मारे। क्या मेरी बात समझ आई? पाकिस्तान से निपटने की जगह अपने ही लोगों पर ब्रह्मोस चलवा दे रही है। क्या हमारे खिलाफ बोल रहे हो? दाग दो। मेरी बात पाकिस्तान चाइना बाद में देखिए, बाद में निपटेंगे इनसे। पहले ये अपने नागरिक जो हमारे नहीं है, देश के क्या है, इन्हें हटाओ पहले। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नागरिकों के विचार, नागरिकों की अभिव्यक्ति, समझ रहा है ना, नागरिकों की राय, समझ रहा है ना, उस पर सरकार का अतिक्रमण ना हो। सरकार अपने मनमाने ढंग से नागरिकों की राय, विचार, अभिव्यक्ति चेंज ना करे, बदलाव ना करे, उसमें नागरिक सुरक्षित, भय मुक्त फील करे, है ना? या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
संविधान की। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करो इस बात को। देखो क्या लिखा अभी तुमने, आगे मेरे को देते क्या पूरा लाइन हो गया था? एग्जाम्पल, ठीक है ठीक है, मौलिक अधिकारों लिख लिया ना, तीसरा लिखो एग्जाम्पल, एक और लिख लो बस थोड़ा सा लिखो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई राज्य अपनी कौन सी नीतियां बनाएगा? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कोई राज्य जो भी कानून बनाएगा वह कानून का क्या आधार होना चाहिए? ऐसा संविधान निर्माता पहले से ही भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में लिखकर चलेगा, बता के चलेगा। मेरी बात समझ आई? कि कंफ्यूजन मत दो। अगर तुम पार्लियामेंट में बैठे हो, संसद में बैठ गए हो, तो तुम्हें कौन से कानून बनाने हैं, कैसे कैसे लोगों का भला करना है, इसके लिए हम पहले से ही कुछ गाइडलाइन, कुछ इंस्ट्रक्शन देके जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उन्हीं गाइडलाइंस को बोलते हैं डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ आई? और इसके आधार पर अगर सरकार को बना रही, संसद को बना रही है, तो इसका मतलब सरकार और आपके संबंध मजबूत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर सरकार, संसद इन बातों का ध्यान रखकर, है ना, आपके फेवर में, आपकी अच्छाई के लिए कुछ नियम कानून बना रही है, बनाती है। राइट टू एजुकेशन बनाया कि छोटे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल वाले को, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया, सूचना का अधिकार, कि सबके पास जो सरकारी क्रियाएं चल रही हैं, जो कुछ बन रहा है, उसके बारे में सूचना लेने का अधिकार है, कहां पर कितना पैसा लगा। और सूचना के अधिकार के बाद धड़ाधड़ एक से एक बड़े घोटाले, कुछ छोटे घोटाले सामने आने लगे, क्योंकि अब नागरिकों के पास सूचना का अधिकार था, तो नागरिक पूछने लगे कि भाई ये सड़क कितने की बनी, ये जो सरकार ने हॉल बनवाया कितने का बनवाया, 1 करोड़ रुपए का? नहीं, ये तो 20 लाख का बन जाता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे बोलो। तो धड़ाधड़ भ्रष्टाचार की परतें खुली, नए नए कानून आए, लेकिन यह सरकार बना रही है, और बना रही है तो अपने नागरिकों के अधिकारों को और बढ़ावा दे रही है। लेकिन अगर नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा दे रही है ऐसी सरकार, तो क्या नागरिकों और सरकार के बीच में संबंध अच्छे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। नागरिकों का विश्वास सरकार पर बढ़ेगा। हमें शक्तिशाली बना रही है, डंडा हमारे हाथ में है। नहीं समझे बात? कि कल को अगर ये गलत करेंगे तो हम चेक कर सकेंगे, क्योंकि असल में सरकार के पास जो धन जा रहा है वो किसका है? नागरिकों का, हमारा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, मेरी बात समझ आई? तो सरकार का मेजर काम यही है, नागरिकों की वेलफेयर, नागरिकों का सुरक्षा और नागरिकों को शक्तियां प्रदान करना, नागरिकों को और शक्तिशाली बनाना, चाहे इकोनॉमिकली हो, समझ रहे हो ना, अच्छी जॉब हो, चाहे सोशली हो, चाहे दिमागी रूप से स्वस्थ हो, लेकिन अपने नागरिकों को अवेयर करना सरकार का मूलभूत काम नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं। एग्जाम्पल एक और लिख लोगे, बड़ा समझ ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है सरकार के 3 अंग, नोट कर लो, ऐसे नोट करते चलो। कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकार के 3 अंग, पता है ना? अब यहां पर इन 3 अंगों में जो विधायिका है 2 तरह की है, केंद्र में और राज्य में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनाई? विधायिका को, केंद्र की विधायिका को एक और नाम से बोल सकते हैं संसद, और इस संसद के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं। जल्दी से बताओ, संसद के 3 प्रमुख अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस लोकसभा में
अगर लोकसभा है ना, कितने सदस्य आएंगे? 500 550 आ सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट, अधिकतम। क्या मेरी बात क्लियर है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। अभी कितने हैं? 545 होने चाहिए थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित सीटों को अब हटा दिया गया है, जिसकी वजह से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद, नोट करते चलो, कभी घबराओ नहीं, अब ये आगे पढ़ना है दोबारा से। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आप कितने बचे? 543। ये 543 लोग जो है वो डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुनकर लोकसभा में पहुंच गए, प्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुने जा रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में कितने लोग? तुम लोग समझदार हो, तुम लोग को सब नंबर याद है। अभी कितने हैं? 250 अधिकतम। अभी कितने हैं? 245। इन 245 में से 235 अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुने जा रहे हैं। कैसे? कि हमारे द्वारा चुनी गई राज्य की विधानसभा में से, हमारे द्वारा चुनी गई राज्य की विधानसभा में से चयनित होकर वो आए हैं राज्यसभा में। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुन रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे चुन रहे हैं? कि हमारे द्वारा जो विधानसभा चुनी गई थी अपने राज्य में, समझ रहे हो ना? दोबारा सुन लो, हमारे द्वारा हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें जो लोग चुन के गए थे उसमें से लोग इसमें पहुंचेंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम ही लोग चुन रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों ने चुना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमने चुना। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, 233 तो ये लोग हो गए, और बचे हुए 12 लोग कौन से होते हैं? वेरी गुड, राष्ट्रपति द्वारा नामित। किन किन क्षेत्रों के? हाँ, नोट करो इस चीज को। अरे वाह, शाबाश। नहीं, वाणिज्य नहीं। चलो शाबाशी वापस कर दो। अच्छा चलो ठीक है। संस्कृति, कला, खेलकूद, विज्ञान और एक और बता दो। चलो एक और बता दो। सामाजिक कार्य, सोशल सर्विस। ठीक है, संस्कृति, कला, खेलकूद, विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से चुने हुए नहीं, नामित, राष्ट्रपति द्वारा नामित लोग राज्यसभा का हिस्सा बन जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब यह ऐसे ही रहेगा, सरकार की संरचना, संसद की संरचना ऐसी ही रहेगी। यह कौन निर्धारित कर रहा है? अगेन संविधान। नहीं समझे बात? तो प्रारूप, आकार, संरचना, शक्तियों की सीमाएं, सामाजिक वही मान्यताएं वैध जो कि संविधान का भाग हो या संविधान के लिखित नियमों में उनकी अवहेलना ना होती हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, तो यह रोल हो गया तुम्हारे संविधान का। नोट कर लिया, इसे बना लिया? आगे बढ़े, बनाओ इसे, जल्दी से बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ यार भाई, बना के चला करो, मुझसे पहले ही बना लिया करो, अगर आता है थोड़ा बहुत तो। बना लिया?
पढ़ाना बहुत ज्यादा है और टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, सीमित है। मेरी बात सुन रहे हैं? थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा तेज बनाइए, जल्दी जल्दी। कुछ नहीं आ रहा तो पूछिए। इसमें ये आ गया? ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत डीप में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चीजें समझ ली हमने। ठीक है, अब लोकसभा इलेक्शन नहीं बता रहा हूं तुम लोग को अभी, क्योंकि वो चीज तुम आगे पढ़ोगे ही। ठीक है, अब उतने डीप में नहीं जा रहे, लेकिन बस ओवरऑल कहानी ये थी कि इलेक्शन कैसे होंगे, लोग कैसे चुने जाएंगे, संसद की संरचना क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका कैसे काम करेगी, कहां पर विधान परिषद होगा, कहां पर नहीं होगा, कहां पर केवल विधानसभाएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तक केवल 7 जगह, 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है, यानी कि राज्य के स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली चल रही है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? राज्य के स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली केवल 7 राज्य में चल रही है, 8वां राज्य ऐसा नहीं है अभी कोई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह जो चीजें हैं यह सब संविधान में लिखी है। ठीक है, कहां पर क्या चीज होगी, कहां पर क्या चीज नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी राज्य को स्पेशल विशेष जरूरतें है ना, किसी राज्य की आर्थिक विषमता को देखकर, वहां की सामाजिक परेशानियों को देखकर, या बॉर्डर संबंधी राज्यों में बॉर्डर डिस्प्यूट, क्षेत्र को संबंधी लेकर जो विवाद होते हैं, उन्हें देखकर हो सकता है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया जाए संविधान में। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए क्योंकि संविधान में यह सारी चीजें संलग्न है, इसीलिए संविधान इतना विस्तृत बन गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत का लिखित संविधान दुनिया के सबसे है ना विस्तार पूर्वक लिखे संविधानों में से एक है, सबसे ज्यादा मोटा कलेक्शन है। ये तो भारतीयों के लिखने के पहले से बहुत आया। मेरी बात सुन रही? जिस समय हमने रामायण और महाभारत लिखा था, उस समय इन दोनों किताबों को मिलाकर जितना वॉल्यूम था, वर्ल्ड के लिटरेचर में इतनी किताबें थी, ऐसा बोलते हैं। भारतीय लिटरेचर एक तरफ, भारतीय साहित्य एक तरफ, आज के 2000 साल पहले का, और पूरे वर्ल्ड का साहित्य एक तरफ, इतनी मोटी मोटी किताबें हमने लिखी हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मोटी किताबें क्यों लिखी हमने? पढ़ाया कभी रामायण खोलकर या कुछ महाभारत खोलकर? देखा है कभी? सुना तो होगा कभी कहीं। क्या होता है, क्या लिखा हुआ है? शिव जी ने पार्वती से ये कहा, पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, पार्वती ने बोला अरे ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो तो आपका भक्त है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है ये? विचार विमर्श, क्रिया प्रतिक्रिया। मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भारतीय पहले से ही बहुत द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन करके किताब है, डॉक्टर अमर सिंह से पढ़िएगा। भारतीय हमेशा से बहुत ज्यादा बहसबाजी करते हैं, उन्हें बहस करने में बड़ा मजा आता है। मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? यानी विचार विमर्श पहले से ही भारतीय सभ्यता का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता की वह झलक हमें संविधान में भी देखने को मिलती है। क्योंकि अगर कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद लिखा हुआ है, तो उसके नीचे कई सारे क्लॉज भी लिखे हुए हैं, कई सारे और विभिन्न प्रावधान भी लिखे हुए हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है, अगर वैसा भी नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हमने हर एक चीज को विस्तार पूर्वक कवर किया हुआ है। इसके अलावा देश में इतने सारे अलग अलग क्षेत्र जिनकी अलग अलग समस्याएं, समझ रहा हो ना? इतने सारे तरह तरह के लोग, ठीक है, जिनके अलग अलग तरह का माइंडसेट, अलग अलग तरह की सोच वाले लोग, अलग अलग तरह के व्यवहार वाले लोग, अलग अलग तरह की सभ्यता संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग शैली, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग जाति में बटे लोग, अलग अलग धर्मों में बटे लोग, आर्थिक आधार पर बटे हुए लोग। भारत में वर्गीकरण का कोई सीमा है? नहीं है। मेरी बात समझ? और इन सबको मजबूती प्रदान करनी है संविधान को बनाकर, कोई एक भाग भी छूट ना जाए। असम की भी चर्चा हो रही है संविधान में, मणिपुर की भी चर्चा हो रही है, जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है, नागालैंड की अलग से चर्चा हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है? नए राज्य जोड़े जाएंगे तो उनकी चर्चा हो रही है। तो ऐसा संविधान विस्तृत नहीं होगा तो छोटा होगा क्या, जिसमें हर एक चीज इतने विस्तार पूर्वक लिखी हुई है, हर एक राज्य की जरूरतों को समझते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए, समझ रहा हो ना? अलग अलग तरह के प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहां तक लिखा हुआ है कि आने वाली सरकारों को क्या करना चाहिए। मेरी बात समझ में? यहां तक लिखा हुआ है कि सरकार की शक्तियां क्या है और उनकी सीमा रेखाएं भी क्या है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसा संविधान
अपने आप में क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। इसीलिए भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान फर्स्ट नंबर पर, हमारा सेकंड नंबर पर, दूसरा सबसे बड़ा लिखा संविधान है। दक्षिण अफ्रीका संविधान हमारे बाद भी लिखा गया है, तो वो उनमें और छोटी छोटी बातों को इंक्लूड कर लिया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? सोने का अधिकार, मेरी बात से नहीं, क्लास में लेट से आने का अधिकार, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हर तरह के अधिकार की चर्चा कर दी है उसमें कि नागरिकों के पास ये भी अधिकार है। मेरी बात से नहीं, नागरिकों के पास वो भी अधिकार। हमने तो कुछ ही अधिकारों की चर्चा की, उन्होंने हर एक अधिकार की चर्चा कर ली। किसमें? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, उसे बाद में लिखा गया है, तो वो और विस्तृत हो गया। अब 1960-70 के दशक में आसपास लिखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान 60-70 के दशक में लिखा गया, हमारे देश के संविधान के काफी बाद लिखा गया है। मेरे ख्याल से 60-70 में भी नहीं, शायद 80-85 के आसपास लिखा गया, मुझे याद नहीं, लेकिन काफी लेट में लिखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसी वजह से और चीजें विस्तार में है। मेरी बात सुनाई? अमेरिका का संविधान कितने आर्टिकल्स? 7 आर्टिकल। मेरी बात सुनाई? और 7 आर्टिकल या 24-25 आर्टिकल, लेकिन संशोधन तो बहुत कम। मेरी बात सुनाई? 7 आर्टिकल 25 संशोधन है, या 25 आर्टिकल 7 संशोधन, ऐसा कुछ है मैटर। क्या मेरी बात क्लियर है? जहां तक मुझे याद आ रहा है 7 आर्टिकल का है, और अभी तक कब लिखा हुआ? 1776, कितने साल पहले? अब जोड़ो घटाओगे, बताओ। 250, 300, 250-3 के आसपास, चलो जो भी है, 250 साल पहले लिखा गया संविधान, केवल 7 आर्टिकल का संविधान। मेरी बात सुन भाई? और आज 70 साल पहले लिखा संविधान, कितने आर्टिकल का संविधान? 395 आर्टिकल का संविधान। इतना विस्तृत लिखा हुआ है, और लिखने के बाद भी संशोधन कितने? 104, 105 अभी लाइन में लगा ही हुआ है। मेरी बात सुनने 106 से 200 हो चुका है, बताओ, ये हो चुका है। क्या मेरी बात सुन भाई? और उनमें कितने संशोधन? केवल 25-30। क्या मेरी बात क्लियर है? इतने कम संशोधन क्यों? क्या कारण? क्योंकि संविधान को इतना शक्तिशाली उस समय नहीं बनाया गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की नीयत पर विश्वास रखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? लोगों की नीयत पर विश्वास रखा गया, लेकिन यहां पर लोग बटे हुए हैं, और इलिटरेट लोग। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय भारत की लिटरेसी लेवल कितनी थी? साक्षरता प्रतिशत? हाँ बहुत कम, तो अरे बच गए, बहुत 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 कम थी सर। हाँ सही है, करीब करीब 15-16%। मेरी बात सुन भाई? करीब करीब 84% लोग जो है वो, समझ रहे हो ना, शिक्षित नहीं थे, असाक्षर थे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इन लोगों के लिए लिखा गया संविधान कैसा लिखा जाएगा? हर एक चीज डिटेल में, कहीं इन लोगों को कोई बेवकूफ ना बना दे। इनकी लिटरेसी लेवल अब बढ़ेगी ना, आने वाले समय में बढ़ेगी, तो कहीं इन लोगों को कोई बेवकूफ ना बना दे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए संविधान को डिटेल में लिखा गया, प्रॉपर लिखा गया, डिस्क्राइब करके। साथ ही जो बताया मैंने पहला पॉइंट, इतनी वैरायटी के लोग, इतने तरह के लोग, इतनी बुरी तरह से बटे हुए लोग देश छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? जो जिनके वर्गीकरण का आधार जो है वो इतना सारा है, लोग हर जगह बटे हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो समाज में हाशिए पर खड़े हैं, और उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकार, उनकी शक्तियां, है ना, उनके बारे में भी बात करनी जरूरी है। इसीलिए संविधान काफी बड़ा हो गया लिखते लिखते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? तो लिखोगे इस बात को। हाँ, यूरोपीय कंट्री जो है वहां पर मतलब यूरोपीय कंट्री कौन सी कंट्री? यूरोपीय अमेरिकन, फ्रांस, ब्रिटेन। हाँ हाँ, आगे बोला आपने। जो है मतलब यहाँ इतना वर्गों में नहीं बटा ऐसा नहीं, लोग वहां भी बटे हुए थे, लेकिन इतने वर्ग नहीं थे। मेरी बात समझ नहीं? इतने वर्ग नहीं थे। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वहां पर एक कारण यह हो सकता है कि वहां पर इतने सारे आक्रमण नहीं हुए, जिसकी वजह से तरह तरह के लोग, सब तरह के लोग आते गए। मेरी बात समझ नहीं? प्लस यहाँ पर जो धार्मिक मान्यताएं भी प्रचलित थी, उसने भी समाज को काफी हद तक बांटा। मेरी बात, पहले ही वर्गीकरण रखा, 4 जातियां, वर्ण, समूह, हर तरह की से बांटा।
दास दस्यु हर तरह से बांटा, दास दस्यु देव बांटा ना, तो उस वजह से वर्गीकरण पहले से ही चला आ रहा था, समझ रहे हो ना। प्लस इतने तरह के यूरोप के लोग आए उसके पहले मध्यकाल में, है ना, मंगोलिया से और जगह जगह से लोग आए, आक्रमणकारी आए, उसकी वजह से समाज और बढ़ता चला गया, कई सारे सेक्शन हो, कई सारे धड़े। मेरी बात सुनाई। ये बताओ तुम्हें लगता है भारत एक था? भारत एक तो था ही नहीं कभी, केवल 3 से 4 रूलर्स के अंडर में भारत एक रहा है। मेरी बात सुनाई। बाकी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री में पिछले 3000 सालों में कब तक भारत का कितने समय के लिए भारत का नक्शा इतना बड़ा इतना आज है? अरे भाई मराठा अलग थे, सिख प्रांत अलग था, दोनों अलग अलग देश थे भाई, क्या बात कर रहे हो? समझ रहे हो ना। मगध महाजनपद अलग था, समझ रहे हो ना। अवंती जनपद अलग था, महाजनपद, समझ रहे हो ना। पांडे चेरा चोला अलग लड़ाई कर रहे थे, राष्ट्रकूट उनसे ऊपर बैठे हुए थे, अलग देश थे वो, उनके अलग नियम, अलग कानून, अलग झंडा, आपस में शत्रुता, सब कुछ थी, वो अलग अलग देश थे। कैसे एक थे? एक तो थे ही नहीं पहले से ही। 16 महाजनपद थे वो भी अलग अलग, महाजनपद अलग अलग थे, बाद में मगध बड़ा, सबका विस्तार हुआ, सबको अपने में ले लिया। मेरी बात सुन भाई। लेकिन कितने समय के लिए? मौर्य काल में कुछ समय के लिए, फिर गुप्ता काल में कुछ समय के लिए, फिर मुगल काल में सब कुछ थोड़े समय के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर पिछले 3000 सालों का इतिहास देखें तो मुश्किल से 200 से 250 साल या एक देश था, समझ रहे हो ना। पिछले 3000 सालों में मुश्किल से 250 से 300 साल है, बहुत हो गया तो 400 साल, या एक देश था वाला, तो पहले से ही अलग अलग प्रांत बटे हुए थे। तो मेजॉरिटी 400 बोल रहे, 500 मान लो, 3000 में से 2500 साल देश अलग अलग प्रांतों में था और 5 सालों के लिए एक था। तो बताओ क्या हावी रहेगा, एकता या अनेकता हावी रहेगी? अनेकता हावी रहेगी। मेरी बात सुनाई? अरे बोलो। ठीक है, तो पहले से ही अलग अलग चीजें थी यहां पर इस वजह से, और उन सबको समेटना है ना। एक बार देश का हिस्सा बन गया, एक बार देश का हिस्सा कश्मीर भी बन गया, नागालैंड भी बन गया, और तमिलनाडु भी बन गया, समझ आ रहा है ना। एक बार देश का हिस्सा अहोम समझ लो, असम के जो डायनेस्टी थे उसके अंदर में था असम। एक बार देश का हिस्सा जम्मू कश्मीर और पंजाब जो कि रणजीत सिंह के अंदर में था। एक बार देश का हिस्सा चोला के साम्राज्य, यानी कि ये नीचे वाला दक्षिण भारत, है ना। ये सब एक ही संघ का हिस्सा अगर बन गए तो उनकी विविधता को भी संरक्षित करना किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? संविधान की। अगेन दोबारा से, कि कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी विविधता को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्हें एक में मिलाने के लिए, उन्हें एक जैसा बनाने के लिए उन्हें लगना नहीं चाहिए कि हिंदी इंपोज की जा रही है या अपना कल्चर इंपोज किया जा रहा है, और इंपोज किया नहीं जाना चाहिए, गलत है ये। क्या मेरी बात सुनना है? क्या मेरी बात सुनना आ रही है? उन्हें जबरन अपने कल्चर का जबरदस्ती क्यों बना लोगे भाई? ठीक है, तो उस विविधता को भी संरक्षित रखने के लिए संविधान को इतने विस्तार पूर्वक लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि सबकी शक्तियों की सीमाएं, सबकी शक्तियां सब प्रॉपर लिखी गई, फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर लिखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, इसी वजह से संविधान इतना विस्तृत हो गया। नोट करोगे? लिखो लिखो। भारत का संविधान विश्व के सबसे विस्तृत लिखे संविधानों में से एक है। विश्व के सबसे विस्तृत लिखे संविधानों में से एक है। विश्व के सबसे विस्तृत लिखे संविधानों में से एक है। और शुरुआत में प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद और प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां प्रारंभ में, 8 अनुसूचियां, कितने भाग? 14 भाग, 22 भाग, ठीक है। और प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे।
क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, संविधान को कैसे लिखा गया उसको समझते हैं थोड़ा सा। कोई भी चीज शुरू कैसे होती है? लेट अस सपोज आप कोई नाटक, मूवी छोड़ो, नाटक समझते हो ना? आप किसी नाटक की रचना कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कहानी, नहीं, पहले शीर्षक। शीर्षक की पहले शीर्षक चुन लेंगे तब नाटक नहीं। और पहले एक्टर को चुन लोगे, शाहरुख खान से एक्ट कराएंगे तब चुनेंगे। पहले कोई डायरेक्टर अगर कोई मूवी बना रहा है तो क्या चुनता है? उससे भी पहले चीज चुनता है, स्टोरी से पहले भी एक चीज चुन लेता है। पहले यह चुनता है कि वह इस नाटक के माध्यम से लोगों को हंसाएगा, रुलाएगा, डर पैदा करेगा, सस्पेंस पैदा करेगा, फिर किस तरह का नाटक होगा। मेरी बात सुनाई? कॉमेडी होगी, समझ रहे हो ना? लव स्टोरी होगी, हॉरर होगा, थ्रिल होगा, सस्पेंस होगा, क्या होगा? क्या मेरी बात सुनाई? या कोई मौलिक संदेश, कोई संदेश टाइप का दिया हुआ है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहले डिसाइड होती है किसी नाटक की थीम। मेरी बात सुनाई? ठीक है, थीम के बाद जब पता चल गया लोग को हंसाना है, मेरी बात सुनाई, उसके बाद क्या करेगा? स्टोरी पे काम करेगा, यानी कि कहानी पे चर्चा करेगा। कहानी बन गई, नाटक बन गया, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अब लोगों को बुलाना है, मूवी बन गई, कहानी बन गई, मूवी शूट हो गई पूरी। अब क्या होगा? लोगों को बुलाने के उद्देश्य से ट्रेलर देगा ना, ताकि एक बार देख लो थोड़ा सा, आधा एक पेज। मेरी बात सुनिए कि इस कहानी में ये है, ये एक्टिंग है, ये डांस किए हुए हैं, है ना? अगर पसंद आए तो आओ देख लो, यही तो बोला जाएगा। ट्रेलर देगा थोड़ा सा, नहीं देता ट्रेलर? अरे बोलो, ठीक है, ट्रेलर देगा। बोल क्यों नहीं रहा? एक मूवी ऐसे बनती है, पहले थीम, कहानी, ट्रेलर, हर एक चीज के बनने की लगभग यही तरीका होता है, लगभग। क्या मेरी बात समझ आई? पहले डिसाइड करेंगे कि मीठा खाएंगे, नमकीन खाएंगे, खट्टा खाएंगे, फिर उसमें सब कुछ डालेंगे, और उसके बाद सब कुछ डाल दिया, फिर चख के देखेंगे, अच्छा खा के देखेंगे, हाँ अच्छा बन गया, ठीक है भैया, अब बैठ के आराम से भोज पे सबको आमंत्रित कर लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? यही तो, ऐसी तो चीज बनती है। तो बस संविधान भी यही बना है, संविधान भी बस ऐसे ही बना है ना? पहले डिसाइड हुआ कि संविधान लिखा जाना है। जब संविधान लिखा जाना है तो सबसे पहले कुछ हमारे पास थीम होनी चाहिए कि वह संविधान किन उद्देश्यों, किन लक्ष्यों और किन आदर्शों की पूर्ति के लिए लिखा जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हम संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? लोगों को हंसाना है, रुलाना है, थ्रिल पैदा करने, जैसे मूवी का उद्देश्य होता है, ठीक उसी तरह से संविधान का उद्देश्य क्या रहेगा, अचीव क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई? उसके लिए संविधान लिखने से पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के पहले सत्र में प्रपोज किया उद्देश्य प्रस्ताविका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नोट करके चल रहे हो कि अलग से टाइम मांगोगे नोट करने का? कहां नोट कर रहे हो? हाँ करो, ठीक है। संविधान लिखने से पहले उद्देश्य क्या था संविधान का? जैसे मूवी बनाने से पहले उद्देश्य क्या है मूवी का, उसी तरह संविधान लिखने से पहले उद्देश्य क्या है संविधान का, है ना? वह उद्देश्य, संविधान लिखा जा रहा है तो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जा रहा है, किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लिखा जा रहा है, कौन सी आकांक्षाएं हैं, समझ रहा हो ना? उस चीज के लिए सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जो पहला सत्र हो रहा था संविधान सभा का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने दिया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और यह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा द्वारा पास हुआ
22 जनवरी 1947 को। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान की रचना क्या देश के आजाद होने के बाद शुरू हुई या पहले ही शुरू हो गई? पहले ही शुरू हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसा करने के लिए बोला किसने था? अरे सुन तो लो, मेरी भी सुन लो भाई, मैं भी कुछ पढ़ के आया हूं। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन की संसद ने भारत इसीलिए भेजा था कि इन सब बेवकूफ लोगों को जो आपस में लड़े जा रहे हैं, इन्हें इकट्ठा करो पहले। समझ में आ रहा है? इन्हें किसी तरह से सहमति पे लाओ। मतलब उसने बोला था, मैंने नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या निर्देश दिया होगा कि यह लोग जो आपस में लड़ रहे हैं किसी मुद्दे पर एक हो ही नहीं रहे, है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोला नहीं 2 भारत बनेंगे, कोई बोलेंगे 4 भारत बोलेंगे, कोई बोला नहीं 1000 भारत बना देंगे, कोई बोला नहीं एक ही भारत रखना है। जो लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो रहे, पहले उन्हें एक मुद्दे पर सहमत करो। ठीक है? तो कैबिनेट मिशन ने जून 1946 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा की रचना कर दी गई। नवंबर 1946 में। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट कर रहे हो? इसे दिख रहा है कि और ऊपर दिख रहा है कि गंदा हो गया? दिख रहा है? चलो काम चला लो, बहुत तो रहा ही है। कैबिनेट मिशन जून 1946 में प्रस्ताव रखेगा, जुलाई 1946 में वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा, लोग मान जाएंगे, और नवंबर 1946 में उस प्रस्ताव को मानते हुए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और वह संविधान सभा बोलेगी कि हम 9 दिसंबर से मिलना शुरू करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह से संविधान सभा ने पहली मीटिंग कब की? 9 दिसंबर 1946 को की। और उस समय जैसे कोई भी वरिष्ठ आदमी होता है, मेरी बात सुने, तो उस समय उस संविधान सभा के एक सदस्य बहुत वरिष्ठतम थे। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनके वरिष्ठ होने की वजह से उस समय जब तक संविधान सभा का कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया था, उस समय तक के लिए 1-2 दिन के लिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, टेम्परेरी कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो संविधान सभा के पहले या कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने चुनाव किया और उस चुनाव में अपने अध्यक्ष की घोषणा की। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की कार्यवाही को 11 दिसंबर से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? अरे बोलो। 11 दिसंबर 1946 से पहला सत्र स्टार्ट हो गया। इस पहले सत्र के दौरान, पहला सत्र 11 दिसंबर को खत्म हो गया, मतलब सत्र नहीं खत्म हुआ, मतलब पहली मीटिंग यहां 9 दिसंबर को हुई थी, सेकंड मीटिंग बोल सकते, दूसरी बार मिले हैं 11 दिसंबर को, और उन्होंने डिसाइड किया है अब संविधान सभा के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो संविधान सभा के सत्र की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को की गई और इस फर्स्ट सेशन में, इस पहले सत्र में ही पहला प्रस्ताव कौन ला रहा है? जवाहरलाल नेहरू। और वो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रस्ताव के रूप में क्या ला रहा है? उद्देश्य का प्रस्ताव। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसी को इंग्लिश में बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी कि जो संविधान हम लिखने जा रहे हैं, हम संविधान सभा के सदस्य जो संविधान लिखने जा रहे हैं, इस संविधान को लिखने के बाद हम कौन से लक्ष्य, कौन से उद्देश्य,
की पूर्ति का सपना देख रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? यह संविधान जो लिखा जा रहा है इसके अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या मेरी बात क्लियर है? किस तरह का राज्य, किस तरह की सरकार स्थापित करना चाहते हैं, किस तरह के अधिकार अपनी सरकार को, अपने नागरिकों को या अन्य राजनीतिक इकाइयों को देना चाहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? उस उद्देश्य प्रस्ताविका के दौरान ही हमने डिसाइड किया कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुतावादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य की स्थापना करेंगे। उस भारतीय गणराज्य में लोगों के पास कुछ मूलभूत अधिकार रहेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोबारा से कहानी सुनो, समझ में आ गया? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के पहले सत्र में पहला प्रस्ताव लाए, वो है ना, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर, कौन से उद्देश्यों को लेकर दिमाग में हमें इस संविधान की रचना करनी है। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे संविधान सभा में बहस होगी, मेरी बात सुनाई, और अंततः इसे 22 जनवरी 1947 को, यानी कि 1-2 महीने, 1.5 महीने बाद उसे पारित कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अरे बोलो, समझ आ गया इतना? ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताविका में एक चीज लिख लो, लिखो लिखो, लिखो, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताविका में, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताविका में संविधान के उद्देश्य प्रस्ताविका में, नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताविका में संविधान के मूल दर्शन या मौलिक दर्शन, कॉमा, सिद्धांत और लक्ष्यों को ठीक है, और लक्ष्यों को लिख लिया इतना? लक्ष्यों को लिखा गया, कोई अच्छा वर्ड सोचना था, लक्ष्यों को लिखा गया या प्रदर्शित किया गया, जो भी तुम समझना, जो भी समझ, ठीक है। पहली बार नेहरू जो देश प्रस्ताविका लिख रहे हैं उसमें यह सब चीजें हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेन ऑब्जेक्टिव उनका यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य। अब उद्देश्य प्रस्ताविका के मुख्य, ऐसे लिखोगे, उद्देश्य प्रस्ताविका के मुख्य बिंदु, ठीक है, लिखो, उद्देश्य प्रस्ताविका के मुख्य बिंदु, ठीक है। पहला लिखोगे, एक लोकतांत्रिक संप्रभुतावादी, संप्रभुतावादी गणराज्य, संप्रभुतावादी गणराज्य, यानी एक ऐसा राज्य जो कि रिपब्लिक हो, समझ रहे हो ना, गणतांत्रिक हो और साथ ही साथ लोकतांत्रिक हो। क्या अंतर होता है लोकतंत्र और गणतंत्र में? क्या अंतर होता है लोकतंत्र और गणतंत्र में? लोकतंत्र में जनता द्वारा होता है, हाँ, गण द्वारा होता है, गणतंत्र, हाँ, गण चुनेगी, लोग द्वारा नहीं होता। सही बोल रही है। हाँ, क्या आप लोग से परिचय तो हुआ नहीं, आप लोग ज्यादा, आपका क्या नाम है? अभय। अच्छा बताओ भैया, अभय।
इतना बड़ा गुब्बारा फुला है, मुझे लगा फुस हो गया। और बताओ, अरे और बताओ, हाल चाल ठीक है? ये पूछ रहा था, वो परेशान। ठीक हो सब लोग? बताऊंगा तो है ही मैं। ऐसे ट्राई कर लो एक दो बार। क्या नाम है आपका? हाँ, अखिलेश। अखिलेश अभय। आपका? उज्जवल। अखिलेश अभय उज्जवल, ठीक है। चलो बताओ, बताओ भाई, उज्जवल भविष्य की कामना बताओ। बताओ भैया, क्या होता है लोकतंत्र गणतंत्र? लड्डू तो खूब खाए लूट लूट के। हैप्पी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। क्या होता है रिपब्लिक? क्या अगर लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही चीज है, अगर लोकतंत्र और गणतंत्र एक ही चीज होती तो यहां पर दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा होता? या तो इरर होती। हाँ बताओ। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा, गणतंत्र मतलब जो संविधान सभा में निर्वाचित। नहीं सर, क्या था बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सरस्वती। सलोनी। अच्छा बताओ, बताओ बताओ सलोनी। मुझे तो नहीं लगा तुम लोग जानते हो, मैं सही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बताओ। ये देखो 3 लोग निकाल, बताओ इनसे। हाँ देख रहे हो, इसलिए लंबी क्लास जरूरी है ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन लंबी क्लास हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, लंबी क्लास जरूरी है इसलिए तुम्हारी क्लास, क्योंकि तुमको लिखवाते आ रहा हूँ सब कुछ। संप्रभुत्व लिखवा दिया, लेकिन अभी सर नहीं आया आज। कहाँ है? आ गए सर? चलो अच्छा, पीछे से बैठे देखेंगे। बताओ, क्या होता है लोकतंत्र गणतंत्र? क्या अंतर होता है? क्या नाम है आपका? नीतू। बताओ भाई नीतू, क्या अंतर होता है? रिपब्लिक डे पे इतना लड्डू खाए हो तुम लोग, एक बार दिमाग नहीं है कि रिपब्लिक का मतलब देख लें? पूरी क्लास ही बता पा रही। हाँ 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 हाँ, बताओ, सही बता रहे, बताइए। वेरी गुड, पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो अधूरा नहीं, गलत है तो अच्छी बात है पूरी। चलो कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो आज लेट हो गया है, मुझे भी जाना है पढ़ाने दोबारा से।